गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको आपके एग्ज़ामिनेशन की डेट पता चल गई होगी। 24 अगस्त से आपके एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सिलेबस सबको पता है कि जितना भी आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं उनमें से 3 चैप्टर आपके सिलेबस से हट गए थे। एक पॉलीमर हट गया था आपके चैप्टर से, तो पॉलीमर नहीं आएगा। सेकंड जो आपका चैप्टर हट गया था मेटलर्जी, आपको कल बताया गया था मेटलर्जी नहीं आएगा। और थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें मेडिसिन्स वगैरह यानी कि औषधियों के बारे में आपने पढ़ा था, ये 3 चैप्टर नहीं आएंगे। आने वाले चैप्टर्स में आपका जो होगा बायोमॉलिक्यूल है यानी कि जैव अणु, सरफेस केमिस्ट्री जो है यानी कि पृष्ठ रसायन, और थर्ड चैप्टर जो हमने हेलो एल्केन और हेलो अरीन कंप्लीट किया था वो, एंड फोर्थ चैप्टर जो अभी हमारा कंटिन्यू है दैट इज़ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये 4 चैप्टर जो हैं वो आपके सिलेबस में आएंगे। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने जो आइसोमेरिज्म थी यानी कि एल्किल अमीन जो होते हैं हमारे, उनमें जो समावयवता पाई जाती है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक नेचर ऑफ एल्किल अमीन से, यानी कि जो एल्किल अमीन है इनकी क्षारीय प्रकृति से। तो क्षार क्या होते हैं, इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में बेस होते क्या हैं, क्षार क्या होते हैं। तो हम सबको पता है कि ऐसे जितने भी यौगिक जो OH- आयन दें यानी कि OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं वो बेस होते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो हमारे एसिड होते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ा था, साइंटिस्ट थे लुइस के अकॉर्डिंग ऐसे जितने भी एलिमेंट या ऐसे जितने भी एटम या मॉलिक्यूल, वे परमाणु व अणु जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता पाई जाती है, जो किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दें, वो हमारे क्षार कहलाते हैं। और उसी के विपरीत ऐसे परमाणु व ऐसे अणु यानी कि ऐसे एटम और मॉलिक्यूल्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो हमारे अम्ल यानी कि एसिड कहलाते हैं। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो देखिए, लाइक अमोनिया, amines are basic in nature which is due to presence of a lone pair of electron on nitrogen atom। नाइट्रोजन एटम जो होता है हमारा, जैसे अमोनिया है NH3, उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और जो अमीन्स होते हैं NH2 है, N है या NH है, इनमें भी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। और नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉनों का युग्म जो है वो उपस्थित होता है, जिससे वो किसी को भी क्या कर सकता है, दे सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। और जब ऐसे जितने भी परमाणु व अणु जो इनके पास ये क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे दें, किसी दूसरे अणु को दे दें अष्टक पूर्ण करने के लिए, यानी कि ऐसे जितने भी एटम या मॉलिक्यूल्स जिनके पास ये कैपेसिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर अमीन्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक नेचर्स ऑफ अमीन। एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं ग्रेटर इज द ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर प्रोटोनेशन, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेसिक नेचर ऑफ अमीन। जो हमारे अमीन होते हैं उनमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसकी वजह से इनमें बेसिसिटी होती है, और जितनी आसानी से ये उस इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी दूसरे को दे देंगे, जितनी ईजिली ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन एटम है वो डोनेट करेगा, उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। इस इफ़ेक्ट को, ये जो आपकी प्रोसेस है, इसको समझाने के लिए हमें +I प्रभाव यानी कि +I इफ़ेक्ट को समझना होगा। अगर आपको याद हो तो हेलो अरीन्स में मैंने आपको -I प्रभाव यानी कि -I इफेक्ट समझाया था, उसी का विपरीत होता है +I इफेक्ट। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तथा हिंदी में कहा जाता है प्रेरणिक प्रभाव यानी कि प्रेरणा से उत्पन्न प्रभाव। क्या होता है इसमें, तो ध्यान से समझिएगा। -I इफेक्ट को रिकॉल करिए। -I इफेक्ट में मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये क्या करते थे, ये जब रिंग से जुड़े होते थे, जब आपकी एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते थे, जैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो रिंग से आपके जुड़ जाया करके, तो क्लोरीन रिंग्स में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते थे, रिंग में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे, उनको अपनी तरफ
अट्रैक्ट कर लेता था, जिसकी वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता था और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती थी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता था। इस प्रभाव को -I प्रभाव यानी कि -I इफेक्ट कहा जाता था। इसी के विपरीत +I इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर जो प्रेजेंट है इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम, अमोनिया जो होती है हमारी NH3 उसमें 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं हमारे। अब ये अमोनिया है, इस अमोनिया को अगर हमें अमीन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक हाइड्रोजन की जगह एक यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगा देंगे। एल्किल ग्रुप होता है हमारा, स्टार्ट होता है CH3 से, इसके अलावा C2H5 भी हो सकता है, C3H7, ये सारे हमारे एल्किल समूह होते हैं। अब बात आती है जिस तरह से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो हेलोजन होते हैं इनकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक उसी तरह से जो मेथिल ग्रुप होता है, जो CH3 ग्रुप होता है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, यानी कि जो एल्किल ग्रुप है हमारा उसकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन देने की। और ऐसे जितने परमाणु जिनके पास ये क्षमता होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करें ईजिली, उनके इस इफेक्ट को +I इफेक्ट यानी कि +I प्रभाव कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन में, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एन एल्किल ग्रुप, +I इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एल्किल ग्रुप enhances electron density on nitrogen atom and lone pair of electron on nitrogen atom is easily available for the formation of new bond विद प्रोटॉन। यहाँ ध्यान से अगर आप देखें, नाइट्रोजन के पास अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, जैसे ही हमने एक एल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच किया, अभी सिर्फ एक एल्किल ग्रुप लगा है, तो आप ये एरो देख रहे होंगे जो N की तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन जो है एरो की जो चिन्ह है वो N की तरफ जा रहा है। ये प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर जो एल्किल समूह है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे CH3 में, जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन के पास पहले से ही अपने इलेक्ट्रॉन थे और अब एल्किल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के पास जाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन पर बढ़ जाती है। तो कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर -I इफेक्ट में क्या हो रहा था, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो रहा था, जबकि नाइट्रोजन के केस में एल्किल समूह क्या कर रहा है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। इस प्रभाव को कहते हैं +I इफेक्ट। अभी यहाँ तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो ये NH2 ग्रुप है, NH में क्या होता है, 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, तो वो क्या करेंगे, 2 एल्किल ग्रुप मिल करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वहाँ पर और ज़्यादा घनत्व बढ़ जाता है, और ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की। और टर्शरी अमीन जो तृतीयक अमीन होती हैं उनमें क्या होता है, R3N के केस में क्या होता है, जो R3N बनता था हमारा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे। ये तीनों एल्किल ग्रुप जा करके नाइट्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेंगे और उस कंडीशन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब हमने कहा कि नाइट्रोजन के पास पहले से ही एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का युग्म जो है उपस्थित होता है और नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी है कि वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, उसके पास क्षमता है। और अब हमने उस नाइट्रोजन से एल्किल समूह जोड़ दिए और इन एल्किल समूहों के पास भी क्या क्षमता है, इलेक्ट्रॉन देने की, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ता है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। और जितने भी ऐसे एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे परमाणु या अणु होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, वे हमारे क्षार कहलाते हैं। तो एक तरह से जैसे जैसे एल्किल समूह जो है, एल्किल ग्रुप बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पर जो बेसिसिटी है, जो क्षारीय प्रकृति है वो बढ़ती जाती है और इसीलिए हमारे जो अमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं, नेचर में क्षारीय होते हैं। अब बात आती है हमारे पास 4 चीज़ें, एक हमारे पास टर्शरी अमीन है, एक हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, एक प्राइमरी अमीन और एक है अमोनिया। अमोनिया से ही ये तीनों प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा विस्थापित करके, हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप द्वारा रिप्लेस करके। तो सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप किस में प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है टर्शरी अमीन में, यानी कि तृतीयक अमीन में। देखिए 3 R मिल करके ये एरो के थ्रू तीनों R जो हैं, 3 एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होगी, टर्शरी अमीन के केस में होगी। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, नाइट्रोजन में टर्शरी अमीन से निकलेंगे। उससे कम टेंडेंसी किसकी होगी, सेकेंडरी अमीन की, उससे कम प्राइमरी और उससे भी कम अमोनिया की। तो यहाँ पर जो आपका +I इफेक्ट है, जो +I प्रभाव है,
वो धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है जैसे जैसे आप टर्शरी अमीन से, तृतीयक अमीन से अमोनिया की तरफ चलेंगे। तो टर्शरी अमीन में सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव पाया जाएगा, उससे कम सेकेंडरी अमीन में, उससे भी कम प्राइमरी अमीन में, उससे भी कम अमोनिया में। तो हमारी जो क्षारीय प्रकृति है वो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, तृतीयक अमीन की, उससे कम द्वितीयक की, उससे कम प्राथमिक अमीन और उससे भी कम अमोनिया की। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये जब हमारे तीनों सॉल्यूशन, ये जो टर्शरी अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन जो आपने लिए तीनों सॉल्यूशन, जब ये वेपर फेस में होंगे यानी कि गैसीय अवस्था में होंगे, तब तो ये लॉ एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। रीज़न क्या है कि वेपर फेस के केस में यानी कि भाप की अवस्था में या वाष्प की अवस्था में जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं या अणु के हैं, वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और जो परमाणु और जो अणु वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने की वजह से यहाँ पर ये भाई कणों के दूर होने की वजह से यानी कि पार्टिकल्स के दूर होने की वजह से ही जो स्टेट है, हमारी जो अवस्था है वो क्या है, भौतिक अवस्था वेपर फेस में कन्वर्ट हुई, भाप की अवस्था में उपस्थित है यहाँ पर। तो वेपर फेस के केस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, लेकिन जब इन्हीं कंपाउंड्स को सॉल्यूशन फॉर्म में लिया जाता है यानी कि विलयन के रूप में लिया जाता है, तब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आता है। वो छोटा सा चेंज क्या होता है कि जो टर्शरी अमीन हैं उनकी जो क्षारीयता है वो क्या हो जाती है, द्वितीयक व प्राथमिक अमीन से कम हो जाती है। यानी कि तृतीयक अमीन जो हमारे टर्शरी अमीन है उनकी बेसिसिटी सेकेंडरी और प्राइमरी अमीन से कम हो जाती है। वेपर फेस में ये लॉ एकदम ठीक है, प्लस आई इफेक्ट वाला, लेकिन सॉल्यूशन केस में ऐसा नहीं हो पाता है। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि देखिए सेकेंडरी अमीन ज़्यादा रहेगा प्राइमरी अमीन से, लेकिन टर्शरी अमीन कम हो जाता है। रीज़न होता है एक छोटा सा, उस रीज़न का नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस को हिंदी में कहते हैं विन्यासी प्रभाव। इस प्रभाव में क्या होता है कि किसी भी एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण या किसी भी परमाणु के आसपास किसी भी एटम के पास ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं जो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब एक एल्किल ग्रुप था तो केवल एक ही एल्किल ग्रुप क्या दे रहा था, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो ये कहेगा कि नहीं हम अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो ठीक है भाई, एक ही लोगों से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा था नाइट्रोजन एटम। सेकेंडरी अमीन के केस में दो लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए लड़ रहे थे, तो इतनी ज़्यादा फाइट नहीं थी। ठीक है भाई, दोनों एल्किल ग्रुप ने थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा दी और उसकी जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। बट जैसे ही R3N बना, जैसे ही हमने तृतीयक अमीन बनाया, तो एक नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह बढ़ गए, जुड़ गए जा करके। तो 3 एल्किल समूह जुड़ जाने के कारण यहाँ पर ये जो तीनों एल्किल समूह हैं, जो तीनों एल्किल ग्रुप हैं, वो आपस में क्या करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं कि नहीं हम इलेक्ट्रॉन देंगे, हम इलेक्ट्रॉन देंगे, हम इलेक्ट्रॉन देंगे। तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ने की जगह क्या हो जाती है, कम रह जाती है। मतलब जो पहले से ही नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो तो कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जाना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एल्किल समूह को, तीनों एल्किल समूह को नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन देने चाहिए थे। लेकिन सॉल्यूशन के केस में जब विलयन बना लेते हैं तो हमारे जो अणु हैं वो पास आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जिनकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, वो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। और इस प्रभाव के कारण, इस इफेक्ट के कारण विलयन रूप में यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में जो टर्शरी अमीन की बेसिसिटी होती है, जो क्षारीयता होती है, वो सेकेंडरी और प्राइमरी अमीन से कम हो जाती है। तो उस केस में आपका ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे अधिक क्षारीय होंगे सेकेंडरी अमीन, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्शरी, उससे भी कम अमोनिया। तो ये जो बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखिएगा कि जो हमारे अमीन्स होते हैं वो क्यों बेसिक होते हैं नेचर में, क्यों क्षारीय होते हैं, कब उनकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती है और क्यों बढ़ती है। और ये दोनों स्पेशल केस कि वेपर फेस में होगा तो टर्शरी अमीन सबसे अधिक क्षारीय माना जाएगा, लेकिन वहीं पर जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा, जब ये विलेन के रूप में आ जाएगा, तो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, विन्यासी प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिस वजह से जो टर्शरी अमीन है उसका बेसिक नेचर, उसकी क्षारीय प्रकृति सेकेंडरी और प्राइमरी अमीन से कम हो जाती है। मैं यही कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि जो अमोनिया और जो अमीन होते हैं, अमोनिया से ही अमीन बनते हैं, तो अमोनिया तथा अमीन लुईस बेस कहलाते हैं तथा इनकी क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। भाई लुईस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि कोई भी यौगिक क्षार की प्रकृति तब प्रदर्शित करता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित होता है और वो उसे देने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर अमोनिया के केस में NH3 जो होता है हमारा, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है उसका रीज़न भी देख लीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 एटॉमिक नंबर होने की वजह से, परमाणु संख्या होने की वजह से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण होता है वो होता है 2,5 का। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो वो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। और इस तरह से इसके पास कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन खुद के थे इसके और 3 हाइड्रोजन के मिल गए, इसने साझा कर लिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर लोन पेयर के रूप में, यानी कि एकाकी युग्म के रूप में इसके पास उपस्थित रहते हैं। और इन्हीं एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों के उपस्थित होने की वजह से जो अमोनिया का या अमीन्स का जो नाइट्रोजन है वो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब आते हैं कि अमीनों की जो क्षारीय प्रकृति है उसके एक्सप्लेनेशन पे कि कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है, क्या उनका ऑर्डर होता है। तो इस बात के एक्सप्लेनेशन में ये कह रहे हैं कि अमीनों की क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है, ये तो बात हमें पता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म जितना आसानी से प्राप्त होगा उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। यानी कि भाई डोनेट करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन दान देने की वजह से ही क्षारीय प्रकृति है, तो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से दान दे देगा नाइट्रोजन परमाणु उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। अमीनों की क्षारकीय प्रकृति को प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और प्रेरणिक प्रभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया। एक होता है -I और एक होता है +I। I का मतलब इंडक्टिव होता है, यहाँ पर इसे हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव। तो एक आपका -I इफेक्ट होगा, -I प्रभाव होगा, एक +I प्रभाव। -I प्रभाव के केस में कोई भी परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जबकि +I प्रभाव में कोई भी परमाणु या कोई भी अणु इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, इसलिए इस पर कौन सा प्रभाव कार्य करता है, +I प्रभाव कार्य करता है। अब ये +I प्रभाव होता क्या है, कह रहे हैं कि नाइट्रोजन ऐसे 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं। अभी तो कंडीशन नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इन्हें एक इलेक्ट्रॉन साझा किया था, अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है नाइट्रोजन को देने के लिए। लेकिन जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एल्किल समूह लगाते हो, एल्किल समूह सपोज यहाँ पर आपने CH3 ग्रुप लगा दिया, तो जो आपका ये मेथिल ग्रुप होता है इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और जब ये नाइट्रोजन से जुड़ जाता है तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देता है। अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देता है, यानी कि उसकी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है। अभी तो यहाँ पर एक एल्किल समूह उपस्थित था जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व था वो बढ़ गया। भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म पहले से ही उपस्थित था और CH3 ने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ा, जिसकी वजह से इसमें +I प्रभाव बढ़ गया। अब हम क्या करें, दूसरा हाइड्रोजन भी हटाते हैं, 2 एल्किल समूह लगाते हैं, तो और ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की घनत्व बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और फिर तीनों हाइड्रोजन को हटा करके 3 एल्किल ग्रुप देखिए यहाँ पर लगा दें तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे जो एल्किल समूह है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तथा साथ ही साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अतः अमीन की क्षारकीय प्रकृति भी बढ़ती जाती है। तो इस बात के अनुसार सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति जो है वो किस में होगी, तृतीयक अमीन में, उससे कम होगी द्वितीयक अमीन में, उससे कम प्राथमिक, और सबसे कम क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करी जाएगी अमोनिया में। ये सीक्वेंस याद रखेंगे। फिर बात करते हैं कि ये सीक्वेंस जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि वाष्प अवस्था में तो सही है,
मतलब कि ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं, अमोनिया हो, चाहे प्राथमिक अमीन हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक अमीन हो, जब तक ये यौगिक वाष्प अवस्था में पाए जाएंगे तब तक तो ये क्रम सही रहता है, लेकिन जैसे ही ये विलयन अवस्था में आते हैं वैसे ही ये क्रम जो होता है वो बदल जाता है। कारण क्या है? वाष्प अवस्था में जो आपके अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। वाष्प अवस्था यही तो होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में यही अंतर होता है कि ठोस के कण बहुत पास होते हैं, द्रव के ठोस से कम पास होते हैं, लेकिन गैस से ज़्यादा पास होते हैं, और गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। तो जब ये वाष्प अवस्था में होंगे सब, तो इनके कण दूर दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही ये विलयन अवस्था में आते हैं तो इनके जो पार्टिकल, जो अणु हैं, परमाणु हैं, जो कण हैं, वो आपस में क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं। पास आने की वजह से ये जो 3 मेथिल ग्रुप हैं यहाँ पर, भाई एक है तो कोई बात नहीं, एक ही जो मेथिल ग्रुप है, जो एल्किल ग्रुप है, वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो इतना ज़्यादा इनमें लड़ाई नहीं होती है। 2 के केस में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो आपस में मैनेज कर लेते हैं, आपस में उनका समझौता हो जाता है कि ठीक है, दोनों हाफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आधा आधा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा देंगे। लेकिन जब 3 एल्किल समूह आ जाते हैं तो 3 एल्किल समूह के पास पास आ जाने की वजह से विलयन अवस्था में उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है बढ़ने की जगह पर कम हो जाता है, और इस प्रभाव को विन्यासी प्रभाव कहा जाता है। जब आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे तो उसमें आप ये सारे प्रकार के प्रभाव जो हैं वो पढ़ पाएंगे, जैसे कि विन्यासी प्रभाव बताया गया है आपको, और ये जो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव जिसे कहा जाता है, ये भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जिनके पास बुक्स हैं वो अभी भी पढ़ सकते हैं। तो पॉइंट ये है हमारा कि विलयन अवस्था में अणुओं के पास आ जाने की वजह से जो तृतीयक अमीन में 3 एल्किल समूह हैं, इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने की जगह विपरीत कार्य हो जाता है, और ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं, जिसकी वजह से तृतीयक अमीन की जो क्षारीय प्रकृति है विलयन अवस्था में कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अमीनों की क्षारकता में यह क्रम सत्य नहीं है, इनकी क्षारीय प्रकृति में निम्न क्रम होता है और यह क्रम विलयन अवस्था में लागू होता है, और इस क्रम के अनुसार सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति जो होती है वो द्वितीयक अमीन की होती है, उससे कम प्राथमिक अमीन की, उससे भी कम तृतीयक अमीन की हो जाती है, और सबसे कम होती है अमोनिया की। तो ये जो आपको विन्यासी प्रभाव समझाया गया उसे आप ध्यान रखेंगे, एंड ये जो आपको बेसिसिटी समझाई गई है उसे भी आप ध्यान रखेंगे। आज के एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही। अगर कोई भी आपको पॉइंट्स में, किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे, एंड अपना रिवीजन वर्क स्टार्ट कर दीजिए। जो भी वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं उनको देख लीजिए, और जो पहले के वीडियोस अगर आपके पास सेफ हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। नोट्स पर ध्यान दीजिए एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। ओके क्लास, थैंक यू।